मुस्लिम पक्ष का नेतृत्व श्री कपिल सिब्बल साहब कर रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता, तो उन्होंने मुख्यतः 4 धाराओं को पर चैलेंज किया, अपनी बात रखी। माननीय न्यायालय 2 बिंदु पर अंतरिम आदेश पारित करने के पक्ष में था। एक्सेप्शन को आप रूल मत बनाओ। अगर 20% कहीं खामियां हैं तो उस 20% की खामियां के लिए आप 80% को खत्म मत करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में खामियां नहीं हैं या पहले उसमें दुरुपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि जिस भी धर्म में जो भी सत्ता पर बैठा है वो अपने धर्म में उस सत्ता का जहां तक हो सकता है उसका दुरुपयोग कर लेता है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी नया जो वक्फ संशोधित कानून आया है उसके बारे में। आप सभी को मालूम होगा कि नए वक्फ संशोधित कानून जो है 2025 का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर सुनवाई थी। करीब 70 याचिकाएं यहाँ सुनवाई पर लगी थी, जिस पे जोरदार बहस हुई कोर्ट में और 2 घंटे से ज़्यादा केस की सुनवाई चली। लेकिन आज कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। आदेश तो कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन एक इशारा किया है कि वो क्या अंतरिम आदेश कर सकता है। कोर्ट ने एक इशारा किया है कि वो वक्फ बाई यूजर के बारे में अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी संकेत दिया है कि जो वक्फ काउंसिल होगी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और जो राज्य वक्फ बोर्ड हैं, उसमें गैर मुस्लिम के सदस्य होने से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में भी अंतरिम आदेश दे सकता है। आज ही कोर्ट इस बारे में आदेश देना चाहता था, लेकिन केंद्र सरकार ने और कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसी याचिकाएं थीं जिन्होंने इस कानून में संशोधन का समर्थन किया है, तो उन लोगों ने कहा कि कोर्ट को अभी अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए, उनको पूरा मौका नहीं मिला है अपना पक्ष रखने के लिए, इसलिए कल फिर सुनवाई की जाए और कोर्ट उनको पक्ष रखने का मौका दे। उसके बाद ही अगर कोर्ट कोई चाहता है तो आदेश दे। और उन लोगों का अनुरोध स्वीकार कर लिया कोर्ट ने और फिलहाल कोई भी आदेश नहीं दिया है और सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें जोरदार बहसें हुई और जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे जिन्होंने कानून को चुनौती दी है, उनकी तरफ से वे भी दिग्गज वकील पेश हुए जिन्होंने कहा कि ये कानून असंवैधानिक है क्योंकि ये मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखल देता है और संविधान का अनुच्छेद 26 जो है वो सभी लोगों को अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आज़ादी देता है, जबकि ये कानून उसमें हस्तक्षेप करता है। जबकि दूसरी ओर से केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, और उन्होंने कानून की तरफदारी करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, ये कानून बहुत सोच समझ के चर्चा के बाद बनाया गया है। इस कानून के लिए पहले पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी गठित की गई थी और जिसने लंबी सुनवाई की, उसके पास लाखों सुझाव आए, चर्चा हुई, बैठकें हुई 30 से ज़्यादा, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को देखने के बाद ये कानून लाया गया है। इसके बाद संसद में भी लंबी चर्चा हुई थी, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कानून जल्दबाजी में आया है, ये बाकायदा सोच समझकर कानून लाया गया है, चीज़ें सुधारने के लिए लाया गया है। और कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि जब कोई कानून संसद से पारित होता है तो उसको ऐसे ही उस पर स्टे नहीं लगता है और उन्होंने उस कानून को सही साबित करने की कोशिश की। हालांकि आज की जो बहस थी वो अभी पूरी नहीं हुई है और कल फिर बहस होगी, लेकिन इस बीच हम आपको आज चर्चा में ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, किस तरीके से सवाल जवाब हुए और किस पक्ष ने क्या बातें रखी। इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 मेहमान। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वरुण जी ने 2 लोगों की तरफ से, 2 क्लाइंट इनके हैं जिनकी तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है। एक तो हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी की तरफ से इन्होंने याचिका डाली है और दूसरी याचिका इन्होंने सतीश अग्रवाल जी की ओर से डाली है जो हिंदू महासभा के हैं। और इन दोनों याचिकाओं में वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया गया है, यानी ये एक तरह से सरकार के, केंद्र सरकार के साथ खड़े
हुए हैं उस कानून का समर्थन करने के लिए। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में दूसरे मेहमान हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं प्रदीप कुमार यादव जी। प्रदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी की तरफ से भी दो लोगों की तरफ से प्रदीप जी ने याचिका डाली है, और वो एक है अंजुम कादरी और दूसरे याचिकाकर्ता हैं प्रदीप जी के जो क्लाइंट हैं वो हैं तैयब खान सलमानी जी। तो प्रदीप जी की तरफ से जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी है और उसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। तो आज हम आप दोनों लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या आपकी मांग है। तो सबसे पहले हम वरुण जी आपसे शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ताकि उनको पहले पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया। देखिए मैडम, सबसे पहली बात है कि आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो दलील दी गई और मुस्लिम पक्ष का नेतृत्व श्री कपिल सिब्बल साहब कर रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता, तो उन्होंने मुख्यतः 4 धाराओं को पर चैलेंज किया, अपनी बात रखी। जो पहली धारा थी सेक्शन 3, जो वक्फ और वक्फ व यूजर को डिफाइन करता है, उसमें जो संशोधन लाया गया है 2025 में, उस संशोधन को उन्होंने चैलेंज किया कि जो सेक्शन 3 में अमेंडमेंट है वो नहीं होना चाहिए था, वो वक्फ करने वालों के फंडामेंटल राइट का हनन है। दूसरा उनका था सेक्शन 9, उसके बाद सेक्शन 14 और सेक्शन 36। इन 4 सेक्शंस पे मुख्य रूप से वो चैलेंज था मुस्लिम पक्ष का। लेकिन आप देखेंगे कि जब आर्गूमेंट चल रहा था तो माननीय बेंच के तरफ से जो एक ऑब्जर्वेशन आया कि जो संशोधन, सारे संशोधन को आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया और कोर्ट ने कहा कि जब हम गवर्नमेंट के तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से जब बहस शुरू होगा तो मैं उनसे भी प्रश्न पूछूंगा कि जो वक्फ व यूजर है उसके जो मुतालिक संशोधन लाया गया है, उस संशोधन पर कोर्ट को प्रमा फेसाई कुछ आपत्ति थी। और दूसरा उनका था कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का जो गठन होगा उसमें जो नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उस पर भी उनका एक अपना रिजर्वेशन था। तो मुख्य रूप से आर्गूमेंट के बाद ये जो 2 बिंदु थे उस पर कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में भी और खासकर भारत सरकार के जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, उनके समक्ष भी ये प्रश्न रखा। तो भारत सरकार के तरफ से जब अपना पक्ष रखा जा रहा था तो उन्होंने जो वक्फ व यूजर है उसको बहुत हद तक क्लैरिफाई किया और ये समझाने की कोशिश की माननीय न्यायालय को कि जो वक्फ व यूजर है वो रजिस्ट्रेशन, जो वक्फ डीड की बात कही गई उसको रजिस्टर होना होगा। ये मैंडेटरी कानून संशोधन से पहले भी था और अब भी उसको मैंडेटरी किया गया है। लेकिन जो एक प्रश्न आया माननीय अदालत की तरफ से कि जब अंग्रेजों के शासन के पहले का अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी है जिसका कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका आज के तारीख में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वैसे वक्फ प्रॉपर्टी का भविष्य क्या होगा संशोधन के बाद, ये उनका एक प्रश्न था। उस पर भी प्रकाश डालने का काम सॉलिसिटर जनरल ने किया। लेकिन बाद में दोनों पक्ष के सॉलिसिटर जनरल और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद माननीय न्यायालय 2 बिंदु पर अंतरिम आदेश पारित करने के पक्ष में था। पहला था कि जो वक्फ बाई यूजर है, अगर किसी न्यायालय से कोई जजमेंट या डिक्री उनके पक्ष में है तो उसको आप, जो संशोधन में कहा गया है कि वह वॉइड माना जाएगा, उसको आप वॉइड नहीं मानेंगे। दूसरा वो कहे कि अगर कोई अथॉरिटी उनके पक्ष में फैसला दिया है तो उसको भी आपको मान्य करना होगा और संशोधन में जो उसको वॉइड कहा गया है वो नहीं किया जाएगा। इसलिए इस मुतल्लिक वो अंतरिम आदेश देने के पक्ष में प्रमा फेसाई एक ओपिनियन था। दूसरा उनका कहना था कि जो नॉन मुस्लिम्स को जो मेंबर देने की बात कही गई है बोर्ड में और काउंसिल में, उस पर भी वो चाहते हैं कि जब तक पूरे मामले का निस्तारण नहीं होता है उस पर भी एक इंटरिम आदेश आए। लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि चूंकि मुस्लिम पक्ष के तमाम जो पक्षकार थे उनको सुना गया और हम लोगों के तरफ से सिर्फ भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को सुना गया है,
हम लोगों को नहीं मौका दिया गया, लिहाजा कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले हमें भी सुनवाई करने का मौका दिया जाए ताकि हम अपना पक्ष रख सकें। इसी मुतल्लिक कल 2 बजे पूरे मामले को पुनः सूचीबद्ध किया गया है और आज न तो नोटिस जारी किया गया न किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित किया गया है। तो कल पूरे मामले की सुनवाई अंतरिम आदेश पारित किया जाए या नहीं किया जाए उस विषय पे होगी और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर जैसा न्यायालय को उचित लगेगा वैसा आदेश आएगा। अच्छा प्रदीप जी, मैं आपने भी आज कोर्ट में हियरिंग में आप थे और आपने चीज़ें सुनी हैं। कोर्ट ने कई एक सवाल किए थे और जब सिब्बल साहब या मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दलीलें दी जा रही थी कि जो नया कानून आया है, संशोधित कानून, उसमें वक्फ प्रॉपर्टी को पंजीकृत कराने, रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसका विरोध किया जा रहा था। और उस समय कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस संजीव खन्ना जी, उन्होंने एक सवाल भी किया कि भाई पंजीकरण में क्या दिक्कत आ सकती है, रजिस्ट्रेशन तो अच्छी बात है, ये तो आपके फेवर की बात है। तो सिब्बल साहब इसके लिए थोड़ा तैयार नहीं थे और उन्होंने इसके लिए कुछ तर्क दिए थे। तो आप क्या बताएंगे कि क्या दिक्कत है? आपने भी इस चीज़ को चैलेंज किया है कोर्ट में, तो पंजीकरण जो अनिवार्य किया गया है कानून में, उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है और जो कानून नया आया है उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें हैं और किस आधार पर आपने उसको चुनौती दी है? देखिए माला जी, दिक्कत जो भी है रजिस्ट्रेशन को लेकर के कोर्ट क्वेरी करे या समाज क्वेरी करे कि रजिस्ट्री क्यों नहीं आप कराना चाहते हैं किसी चीज़ प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रीकरण, अगर हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, एक तरफ आपका आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 हर धर्म को आज़ादी देता है, केवल मुस्लिम धर्म को नहीं, हिंदू धर्म को भी आज़ादी देता है। तो हमारी तरफ से तर्क इतना है कि आप सारा का सारा केवल एक सर्टेन रिलीजन पर क्यों करते हैं। अगर आपको इस तरह से संशोधन लाना है, इस तरह से चीज़ें लाते हैं, तो एक साथ आप एक ही बिल में सारी चीज़ों को क्यों नहीं समाहित कर देते हैं कि अगर हिंदू का कोई ट्रस्ट है तो उसमें गैर हिंदू 2 बैठ जाएं, क्रिश्चियन का कोई ट्रस्ट है तो उसमें गैर क्रिश्चियन 2 बैठ जाएं, या सिख का कोई ट्रस्ट है तो उसमें 2 गैर सिख बैठ जाएं। केवल और केवल आप एक ही चीज़ को टारगेट करके क्यों चलते हैं? हमारा सबसे पहला विरोध इसी चीज़ को है कि आर्टिकल 26 ही नहीं, आर्टिकल 14 जो सभी आर्टिकल पर प्रबेल करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, और जब एक तरफ आपका संविधान कहता है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार कीजिए, तो दूसरी तरफ आप असमानता की बातें क्यों करना चालू कर देते हैं? केवल एक ही रिलीजन को क्यों टारगेट किया जाता है? मेरा सिर्फ इस चीज़ का विरोध था। और रही बात कि वक्फ कानून को लेकर के, तो वक्फ कानून को जो यूजर हैं वो 4 लाख हैं, नॉन यूजर 4 लाख हैं। 8 लाख को लेकर के आप 50-50 चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं। इसीलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि जो 2 मुस्लिम आप अपॉइंट कर रहे हैं, जब तक मैटर डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक आप किसी भी रिलीजन में दूसरे रिलीजन को एंट्री ना कराइए, क्योंकि इससे फिर आर्टिकल 26 और आर्टिकल 14 दोनों का वायलेशन होने लगता है। यही हमारी तरफ से तर्क था, जिसको मूलतः हमारी तरफ से मेन रूप से जो लीड कर रहे थे कपिल सिब्बल साहब लीड कर रहे थे, उनके साथ साथ राजीव धवन साहब थे और कुछ और सीनियर एडवोकेट्स थे जो लीड करके कोर्ट को समझाने की कोशिश किए। क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जैसे ही बैठे, कोर्ट होल्ड किए, उनका पहला पक्ष ये था कि क्यों ना ये सारे मुद्दों को हाई कोर्ट भेज दिया जाए। पहला उनका ये था कि सबसे पहले हमें ये संतुष्ट करो कि क्यों ना हाई कोर्ट को भेजा जाए। उसके बाद उनका दूसरा मुद्दा था कि हम फिर उस पर सुनेंगे, जिस पर कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि हम दूसरे मुद्दे से लेकर के पहले मुद्दे की तरफ आते हैं, जिस पर कपिल सिब्बल साहब ने कहीं ना कहीं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इस पर जो है राजी कर लिया। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने काफ़ी देर सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोटिस कर दिया। नोटिस पर सॉलिसिटर जनरल साहब को शायद कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस पर
कुछ चीज़ों पर स्टे की बात करने लगे, जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई वरुण जी ने बताया, जिसको लेकर के सॉलिसिटर जनरल साहब को भी एतराज़ था और बाकी जो हिंदू पक्ष से दूसरे लोग थे उनको भी एतराज़ था, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें भी सुन लीजिए और हमारे सुनने के बाद ये तो आपका सर्वाधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट आप जो है होल्ड कर रहे हैं, चूँकि आपको रिव्यू करने की पावर है, आपको सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आप अपना जो है ऑर्डर पास कीजिए। प्रदीप जी, जैसा सरकार जब कानून लाई थी तो उसने संसद में भी कहा था और सरकार बराबर कह रही है कि इस कानून को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण और उद्देश्य ये था कि वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे जो मनमानी हो रही थी कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता देता था और उसको अपने नोटिफाई कर लेता था एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये मनमानेपन के और इस अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार ने ये संशोधन लाया था और इस प्रावधान को ही कानून से समाप्त कर दिया है। तो मेरा सवाल प्रदीप जी आपसे ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि वक्फ कानून के तहत जो पुराना था और जो अधिकार मिले हुए थे वक्फ बोर्ड के, उसका दुरुपयोग हो रहा था? क्योंकि आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि हाँ, हमने भी सुना है, दुरुपयोग की चिंता जताते हुए कहा था कि हमने सुना है कि दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ प्रॉपर्टी बोला जा रहा है और कुछ और चीजों पर। तो क्या आप ये मानते हैं कि इसमें दुरुपयोग हो रहा था और ये बात सही है? देखिए माला जी, अगर दुरुपयोग की बात आती है तो एक्सेप्शन रूल नहीं होता है। कोई भी कानून होता है उसमें कुछ खामियां होती हैं, उन खामियों को दूर किया जा सकता है और दूर किया भी जाना चाहिए, लेकिन उन खामियों को दूर करते समय केवल एक ही एंगल से मत देखिए, उसको दूसरे भी एंगल से देखिए। दूसरे एंगल से देखने के लिए मैं पुनः उसी टॉपिक पर आता हूँ कि हिंदू की तमाम प्रॉपर्टियां हैं जहां पर हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, उसका कितना यूज हो रहा है, कितना मिस यूज हो रहा है, आप उस पर भी कानून लाओ, उसको भी कंट्रोल करो, उसमें भी दूसरे लोगों को एंट्री दो। क्योंकि अगर आप एक संविधान के तहत आप एक देश को कहते हैं कि कानून का शासन होना चाहिए, तो कानून का शासन सभी के लिए होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में खामियां नहीं हैं या पहले उसमें दुरुपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि जिस भी धर्म में जो भी सत्ता पर बैठा है वो अपने धर्म में उस सत्ता का जहां तक हो सकता है उसका वो दुरुपयोग कर लेता है। सेम थिंग वक्फ बोर्ड में भी है। तो हम इसलिए ये कहते हैं कि एक्सेप्शन को आप रूल मत बनाओ। अगर 20% कहीं खामियां हैं तो उस 20% की खामियां के लिए आप 80% को ख़त्म मत करो। आज सुनवाई के दौरान एक और बहुत बड़ी खास बात थी, जो जब सिब्बल साहब बहस कर रहे थे तो उन्होंने जो प्रोविज़न है वक्फ अल औलाद वाला, जिसका विरोध कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि हम वक्फ करें, तो उसमें जो नया प्रावधान आया उसमें कहा गया कि महिलाओं के संपत्ति का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना था कि ये गवर्नमेंट कैसे हमको टर्म्स डिक्टेट कर सकती है जब हम वक्फ करें, क्योंकि ये हमारे धर्म का वक्फ करना अभिन्न हिस्सा है और ये इंटरफेरेंस है हमारे धार्मिक अधिकारों के प्रबंधन में। लेकिन चीफ जस्टिस की टिप्पणी इस जगह बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने कहा कि भाई हिंदू बिल को याद करिए ना, हिंदू कानून है ना, सक्सेशन का, उत्तराधिकार का, गार्जियनशिप का कानून है और उसमें सरकार ने कानून बनाया है। और जो आप आर्टिकल 26 की दलील दे रहे हैं कि हमारे धार्मिक मामलों के प्रबंधन में यह हस्तक्षेप है, तो आर्टिकल 26 में कहीं नहीं लिखा है कि संसद कानून नहीं बना सकती। संसद कानून बना करके और ये सक्सेशन वगैरह है इसको रेगुलेट कर सकती है, कोडिफाई कर सकती है। और हिंदू एक्ट जो है हमारा 1956 का, उसमें ऐसा किया गया है, तो इसमें भी किया जा सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? माला जी, हमारा अगेन फिर वही से आपका प्रश्नों को रिप्लाई है कि आप कहते हो कि हम मुस्लिम का पक्ष रख रहे हैं, इसलिए हमें नहीं कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 का वायलेशन है। हम एज ए हिंदू मुस्लिम का पक्ष रख रहे हैं। तो हम आज भी ये पूछ रहे हैं कि कितने बड़े मंदिर हैं, जितने बड़े मंदिर हैं, आई एम नॉट गोइंग टू ऑल हिंदू, जितने बड़े गुरुद्वारे हैं, जितने बड़े जो है क्रिश्चियन के चर्च हैं, उसमें कितनी महिलाएं, एक भी कहीं पर आप महिलाओं को बता दीजिए जो उसको हेरिटेज कर रही हो, जिसको लीड कर रही हो। और अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल ये लेकर के कि हिंदू में सक्सेशन एक्ट है, तो मुस्लिम में भी कहीं ना कहीं एक्ट है।
ठीक है, केवल एक धर्म की एक मतलब इंस्टीट्यूशन को, मस्जिद को लेकर टारगेट मत करो, वक्फ को लेकर टारगेट ना करो। अगर उनके यहाँ सक्सेशन नहीं होता तो उनकी प्रॉपर्टियां किसी और को चली जाती, तो उनकी और भी प्रॉपर्टी है, केवल धार्मिक प्रॉपर्टी पर आप क्यों जा रहे हैं? एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट को लेकर के आप, वक्फ बोर्ड को एक ट्रस्ट है, उसको लेकर के आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेम थिंग सारे धर्मों में ट्रस्ट है, उसमें आप कितने महिलाओं को उठा करके सक्सेशन दे रहे हैं? मेरा क्वेश्चन यही है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्वेश्चन किया था, जिसको लेकर कपिल सिब्बल साहब ने और लोगों ने कहा था, जिसको फर्स्ट की तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट का उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पुजारी अपॉइंट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पुजारी नियुक्त करने के लिए कहा, लेकिन वो हिंदू ही होगा पुजारी, ये नहीं है कि उसका जो है कोई उसमें मुस्लिम एंट्री करेगा, सिख एंट्री करेगा, क्रिश्चियन एंट्री करे। सेम थिंग यहाँ भी होना चाहिए। वहां तो मुद्दा ये उठाया गया था कोर्ट में कि जो वो तमिलनाडु पे ऑर्डर आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुजारी जो है वो एक सेकुलर एक्टिविटी है, ये मुद्दा आया था। और जो आप वो वाली बात कर रहे हैं अल औलाद वाली और महिलाओं वाली, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्ट में मैंने हेयरिंग सुनी, वो थोड़ा सा सिब्बल साहब बैकफुट पर थे। क्यों वरुण जी, आप ये मानते हैं कि नहीं? क्योंकि उन्होंने तुरंत ही कहा कि हाँ हम इस पर राजी हैं, ठीक है 26 नहीं लेकिन हम, और आप क्या कहेंगे? कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं थे जिसमें सवाल किया? कोर्ट का जो आज ऑब्जर्वेशन था वो बहुत क्लियर था, क्योंकि सिब्बल साहब जब अपना दलील दे रहे थे और जब वो सेक्शन वाइज अपनी सबमिशन दे रहे थे, तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आप केंद्र सरकार के पावर को बिल्कुल 26 और 25 के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि जो हिंदुओं के मुतालिक भी जो एक्ट बने हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। और तब आपको याद होगा कि तुषार मेहता साहब ने पढ़ा कि जब 1954 में एक्ट बना, 1995 में जब ये वक्फ एक्ट 95 आया और अमेंडमेंट जो 2013 में आया, इन तीनों जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर था। उनका कहना था कि पहली बार नहीं है कि संशोधन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, 2013 का जो अमेंडमेंट था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का था। इसीलिए इस प्रोविज़न को आप ये नहीं कर सकते कि हमारे रिलीजियस मामले को कैसे डिक्टेट कर सकता है। दूसरी बात आप मैडम गौर की होंगी, जस्टिस विश्वनाथन साहब ने पॉइंट आउट किया, जब कपिल सिब्बल ने इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम की बात की, तो उन्होंने कहा कि आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम की बात करेंगे तो ये जो वक्फ प्रॉपर्टी वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम कैसे आप कैसे कोरिलेट करेंगे? फिर सिब्बल साहब ने अपने उस आर्गूमेंट को विड्रॉ कर लिया। तो आप देखेंगे कि जब मुस्लिम साइड की तरफ से दलीलें दी जा रही थी, तो फाइनली राजीव धवन साहब का आप आर्गूमेंट देखेंगे तो उन्होंने आर्टिकल 14 पे सारे आर्गूमेंट को सेंटर किया और कहा कि हम आर्टिकल 14 और 26 का वायलेशन मानते हैं कि इसके वजह से हुआ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, बार बार मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा कि हिंदुओं का जो कानून है उसमें उनके मठ में, मंदिरों में जो बॉडी बनी है उसमें मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब ये संशोधन आया, इस संशोधन के बैकग्राउंड को ज़रा देखें। ऐसा नहीं कि पहली बार ये मैटर जेपीसी में गया तो लोगों को मौका मिला। दरअसल सेक्शन 40 जिसको अभी डिलीट किया गया है, सेक्शन 40 एक ऐसा ड्रैकोनियन प्रोविज़न था कि अगर वक्फ बोर्ड को लग जाए कि भारत का पार्लियामेंट वो वक्फ प्रॉपर्टी हो सकता है, तो सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन के आधार पे या रीजनेबल सोच के आधार पे वो नोटिस भेज करके उस पर अपना वक्फ प्रॉपर्टी होने का दावा पेश करके और उसको वो उसका पोजीशन ले लेते थे। उसके बाद जो सेक्शन 3 में प्रोविज़न था वक्फ व यूजर, मान लीजिए कि कोई मुस्लिम किसी हिंदू के प्रॉपर्टी में एज ए टेनेंट रह रहा है या एज ए लेसी रह रहा है या एज ए लाइसेंसी रह रहा है, तो वो यूजर हुआ और उस यूजर के नाते उस हिंदू के प्रॉपर्टी का वो वक्फ कर सकता था। वो डेडिकेट कर देता कि साहब हम यूज कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी हम वक्फ को दे रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड उनको नोटिस दे करके उन जो स्वामी हैं उसके उनको एविक्ट करके और वो प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में ले ले। तब उसकी सुनवाई कहाँ होती थी? वक्फ बोर्ड करती थी। और वक्फ बोर्ड जो फैसला देती थी, तो वक्फ बोर्ड में कौन थे? सारे मुस्लिम उसमें होते थे, खासकर शिया और सुन्नी सेक्ट्स के।
उसकी अपील होती थी ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल के आगे कहीं कोई अपील का प्रोविजन नहीं था। न तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, न सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो प्रश्न ये था केंद्र सरकार के समक्ष और पार्लियामेंट के समक्ष कि जब हिंदुओं के प्रॉपर्टी को, सिख के प्रॉपर्टी को, जैन के प्रॉपर्टी को, बुद्धिस्ट के प्रॉपर्टी को, क्रिश्चियन के प्रॉपर्टी को अगर आप वक्फ के नाम पर ले लेते हो और उनका रिप्रेजेंटेशन अगर आपके वक्फ बोर्ड में नहीं है या आपके ट्राइब्यूनल में नहीं है, तो उनको जस्टिस कौन देगा? तो उनको जस्टिस मिले और उनको सेंस ऑफ जस्टिस लगे, इसलिए ये प्रोविजन लाया गया कि आपके बोर्ड और काउंसिल में कम से कम मैक्सिमम 2 हिंदू या क्रिश्चियन या सिख या जैन या बुद्धिस्ट किसी को भारत सरकार या राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है। ये प्रोविजन किया गया। तो ये जो प्रोविजन करने का बैकग्राउंड था वो आपके वक्फ व यूजर का जो मिसयूज है उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि ऐसे मिसयूज पर अंकुश लगाया जाए, इसलिए उसको किया गया। अच्छा, आपने भी हिंदुओं की तरफ से समर्थन करते हुए कुछ पिटीशंस डाली हैं वरुण जी, तो आपने अपनी पिटीशंस में क्या कहा है? देखिए, हमने जो अपनी याचिका डाली है उस याचिका में मैंने बहुत स्पष्ट किया है। मैंने ये कहने की कोशिश की है कि सेक्शन 3 में जो संशोधन है वो कितना आवश्यक था और क्यों आवश्यक था, और संशोधन करने के पहले भारत सरकार ने क्या होमवर्क किया, फिर जब संसद में मैटर गया और संसद से जेपीसी को गया तो जेपीसी ने कितना होमवर्क किया, और तमाम पक्षों को सुनकर के ये संशोधन लाया गया। और फिर सदन के इतिहास में ये सेकेंड लॉन्गेस्ट मैराथन डिबेट था, और इस डिबेट में जितने भी सांसद थे उन्होंने अपनी बात रखी और फिर बहुमत के आधार पर उसको पारित कराया गया। तो जब सदन के पटल पर बहस हुआ, जितने भी प्रोज एंड कॉन्स थे इस अमेंडमेंट के, सब पर चर्चा हुई और उसके बाद पास किया गया, तो वही संसद सदस्य फिर पीआईएल में आकर के 32 का सहारा ले, तो ये उनके लोकस स्टैंडाई को क्वेश्चनेबल बनाता है कि आप संसद के पटल पर जब हार गए तो अब आप 32 का रास्ता लेकर के सुप्रीम कोर्ट आकर के आप फिर उस अमेंडमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। तो आप एज ए संसद सदस्य संसद की अवमानना तो कर ही रहे हैं, आप जो है संसद के गरिमा को तार तार करते हुए न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं। तो ये जो आचरण है संसद सदस्यों का पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आना, वो अपने आप में आपत्तिजनक है। नहीं, लेकिन वरुण जी एक बात तो आपको मालूम है कि संविधान में सभी को कोर्ट जाने का अधिकार मिला है, और एज ए इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर अगर वो तो सांसद हो या कोई भी हो वो कोर्ट आ सकता है। अगर उसको लगता है कि किसी कानून में खामी है तो वो कोर्ट आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अदालत है और सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार दिया गया है संविधान में कि वो किसी भी कानून को परख सकता है, जांच परख करके इस कसौटी पे कस सकता है कि ये संवैधानिक है कि नहीं है। तो इसमें तो कोई वो नहीं, ये बात दूसरी है कि वो सांसद थे, आए हैं, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? जुडिशियल रिव्यू किसी भी लेजिस्लेशन का हो सकता है, इस पर कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, आपने सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखा होगा कि अगर कोई कैंडिडेट परीक्षार्थी है और वो इंटरव्यू में जब वो पार्टिसिपेट करता है तो फिर उस इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज नहीं कर सकता है, सेटल लॉ है। मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए सांसद आपने सदन के पटल पर अपनी बात रख कर के हार गए, तो फिर किस मुंह से आप न्यायालय में आकर के, जुडिशियल रिव्यू है लेकिन लोकस स्टैंडाई भी कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऐसे लोगों का, संसद सदस्यों का, और दूसरा एस्पेक्ट इसमें है कि कहीं ये अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो नहीं कोर्ट में आए हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि सिब्बल साहब जो अपनी दलील दे रहे थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से सेक्शन 9 पे और ख़ासकर सेक्शन 36 पे उन्होंने जब कहा गया कि साहब अगर कोई मैकेनिज्म दिया गया है कि ट्राइब्यूनल के अपील के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, तो ये किस तरह से आपके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। तो फिर उन्होंने अपने आर्गूमेंट को वहाँ से विड्रॉ कर लिया। तो आप देखेंगे कि इसका मतलब कि वो खुद श्योर नहीं है कि साहब हम आखिर जिस पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उस पॉइंट पे दम है या नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि साहब देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए वक्फ डीड का। जब कोर्ट ने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आता है, आपके पास रिकॉर्ड है, उससे रेवेन्यू का भी फायदा है, तो इसमें क्या आपत्ति है, तो फिर उन्होंने अपने उस आर्गूमेंट को
वापस ले लिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो उनका पॉइंट ऑफ अटैक था संशोधन का, उस पर वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे। और जो बाद में जो प्रमा फेसाई कोर्ट का जो एक व्यू बना कि वक्फ व यूजर, तो अभी हम लोगों का पक्ष कल कोर्ट के समक्ष जाना बाकी है। हम लोग अपनी बात रखेंगे कि साहब वक्फ व यूजर एक वेग वर्ड है, और इस वेग वर्ड की आड़ में अब तक, चूँकि आपको ये जो डाटा गवर्नमेंट ने दिया है और डाटा जो गवर्नमेंट के पास में है, 1995 के पहले कितनी ज़मीन थी, 1995 के पास बेतहाशा दिन दूनी रात चौगुनी कैसे ज़मीन, जो आज के डेट में करीब 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास में है, वो कहाँ से आया। तो ये वो ज़मीन सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, ये ज़मीन जो है वो हिंदुओं के हैं, सिखों के हैं, जैनियों के हैं और बुद्धिस्टों के हैं, क्रिश्चियंस के हैं। इन तमाम लोगों के ज़मीन को वही सेक्शन 40 और सेक्शन 3 के अंदर जो वक्फ व यूजर है, इस दो सोर्स से इन्होंने एक किया तो ग्रहण किया। तो इस तरह से जो पूरी कवायद है वो इतना ड्रैकोनियन लॉ था जिसके लिए संशोधन नितांत आवश्यक था। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी कल बात रखेंगे और किसी भी तरह के अंतरिम आदेश पारित न हो, इसके लिए हम लोग पुरजोर ढंग से बहस करेंगे। एक चीज और वरुण जी आप बताइए, कोर्ट का कई बार उसने सवाल किया कि आप यहाँ पर तो जो वक्फ में है वो गैर मुस्लिम सदस्यों को 2 को रख रहे हैं अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो ये बताइए कि क्या हिंदू एंडोवमेंट में भी कहीं पर आपने ऐसा प्रावधान किया है कि जिसमें गैर हिंदू उसमें आए? तो इसका मुझे लगता है वहां पर बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया था, आप इस पर क्या कहें? देखिए, मेरा इस पर बहुत स्पष्ट अपना जो मंतव्य है कि हिंदू एंडोवमेंट एक्ट जो है उसमें हिंदुओं के प्रॉपर्टी के अलावा दूसरे रिलीजन के प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कोई भी एक, आज तक कोई एक उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं। ये जो पहला जो एंडोवमेंट एक्ट 1867 का है, तब से आप देखेंगे एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि हिंदुओं ने हिंदुओं के अलावा किसी दूसरे धर्म की ज़मीन को अपने उस एक्ट के तहत वो मंदिर या मठ को दिया हो। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि वक्फ प्रॉपर्टी सेक्शन 40 और वक्फ व यूजर के सोर्स के माध्यम से दूसरे रिलीजन के प्रॉपर्टी को इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में लिया है। ये चिंता का विषय था। इसीलिए नॉन मुस्लिम्स को कम से ज़्यादा से ज़्यादा 2 का रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में देने की बात कही गई है। क्योंकि यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, उनके इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट है और उनको न्याय मिले और उनको लगे कि उनको न्याय मिला है, इसलिए व्यवस्था की गई है। चलिए, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मैं यहाँ समझाया कि आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर के क्या क्या बहस हुई और क्या क्या मुद्दे ऊपर उभर के आए हैं। बाकी कल फिर आगे बहस जारी रहेगी जिसमें केंद्र सरकार और कानून का समर्थन करने वाले और जो याचिकाकर्ता हैं उनकी बातें सुनी जाएंगी और उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट कोई अंतरिम आदेश दे या ना दे, वो क्या मन बनाता है ये सब चीज़ें हमको कल पता चलेंगी। खैर, लेकिन आज कोर्ट ने थोड़ा सा इशारा किया है कि वो अंतरिम आदेश देने के मूड में है और कोई ना कोई अंतरिम आदेश देगा। लेकिन जो भी कुछ होगा वो अब कल पता चलेगा। कल 2 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और फिर से दलीलें होंगी, केंद्र सरकार पक्ष रखेगी। और आपको हम बता दें कि 7 राज्य सरकारें हैं, जो भाजपा शासित 7 राज्य हैं, उन्होंने भी इस कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। तो उम्मीद है कि कल उनकी ओर से भी पक्ष रखे जाएंगे और कानून पर अंतरिम रोक या किसी तरह का जो स्टेटस को या रोक जैसा ऑर्डर आने के जो बातें चल रही हैं या कोर्ट ने इशारा दिया है, वो उसको ना लाने के लिए गुहार लगाएंगे और उसका विरोध करेंगे। तो ये सब चीज़ें कल हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन आज हमारे साथ बहुत अच्छी चर्चा की आपने वरुण जी और प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने दर्शकों को पूरा कानून के बारे में विस्तार से बताया। तो फिर आज हम बस इतना ही, कल फिर जब कुछ होगा नया और इसके बाद क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर फिर हम आपके साथ एक बार कल फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।